मशहूर तारीख दान लिखते हैं कि टीपू सुल्तान कद में वालिद हैदर अली से छोटे थे। उनका रंग काला था, आंखें बड़ी बड़ी थी और वो आम से दिखते थे और वजन में हल्के कपड़े पहनते थे और अपने साथ रहने वालों से भी ऐसा ही करने के लिए कहते थे। उनको बेशतर घोड़े पर सवार देखा जाता था। वो घुड़सवारी को बहुत बड़ा फन मानते थे और इसमें उन्हें महारत भी हासिल थी। उन्हें डोली में सफ़र करना सख्त नापसंद था। टीपू सुल्तान की शख्सियत की एक झलक ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखी एक किताब एन अकाउंट ऑफ टीपू सुल्तान कोर्ट में भी मिलती है, जिनकी तफसीलात उनके मुंशी मोहम्मद कासिम ने उनकी वफात के बाद एक अंग्रेज तारीखदान को दी थी। इसमें लिखा है कि टीपू दरमियाने कद के थे, उनका माथा चौड़ा था, वो स्लेटी रंग की आंखों, ऊंची नाक और पतली कमर के मालिक थे। उनकी मूछें छोटी थी और दाढ़ी मुकम्मल तौर पर साफ थी। ये बात है 14 फरवरी सन 1799 की। 21,000 फौजियों ने वेलूर से मैसूर की जानब कूच किया। 20 मार्च को अंबर के नज़दीक 16,000 फौजियों का एक दस्ता उनके साथ आ मिला। इसमें कनौर के करीब 6,420 फौजियों का दस्ता भी शामिल हो गया। इन सभी ने मिलकर टीपू सुल्तान के सरनगापटम के किले पर चढ़ाई कर दी। मशहूर तारीखदान एक किताब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में लिखते हैं कि ये वही टीपू सुल्तान थे जिनकी आधी सल्तनत पर 6 बरस कबल अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था। उनके पास जो ज़मीन बची थी उससे उन्हें सालाना 1 करोड़ रुपये से भी थोड़ी ज़्यादा आमदनी होती थी, जबकि इस वक्त इंडिया में अंग्रेज़ों को मिलने वाला कुल ज़र मुबादला 90 लाख पाउंड यानी 9 करोड़ रुपये था। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सरनगापटम के किले को घेर लिया और 3 मई 1799 को तोपों से हमला करके उसकी सदर दीवार में सुराख कर दिया। अब हम बात करते हैं टीपू सुल्तान की फौज की गद्दारी के मुतालिक। एक और तारीखदान अपनी किताब लाइफ ऑफ हैरिस में लिखते हैं, हालांकि सुराख ज़्यादा बड़ा नहीं था तो भी जॉर्ज हैरिस अपने फौजियों को उसके ज़रिए किले के अंदर भेजने का फैसला किया। असल में उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, उनकी फौज भूखी थी। बाद में हैरिस ने कैप्टन मैल्कम के सामने खुद कबूल किया कि मेरे खेमे पर तैनात अंग्रेज गार्ड इतना कमज़ोर हो चुका था कि अगर उसे धक्का दिया जाता तो वो नीचे गिर जाता। 3 मई की रात तकरीबन 5,000 फौजी, जिनमें करीब 3,000 अंग्रेज थे, खंदकों में छुप गए ताकि टीपू की फौज को उनकी सरगर्मी का पता ना लगे। जैसे ही हमले का वक्त नज़दीक आया, टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले शख्स मीर सादिक ने फौजियों को तनख्वाह देने के बहाने पीछे हटा दिया। एक और तारीखदान मीर हुसैन अली खान करमानी ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान में कर्नल मार्क के हवाले से लिखा है, टीपू के एक कमांडर नदीम ने तनख्वाह का मसला खड़ा कर दिया था, इसलिए दीवार के सुराख के पास तैनात फौजी भी उसके पीछे चल दिए। उसी वक्त अंग्रेज़ों ने पीछे से हमला बोल दिया। इस दरमियान टीपू के एक बहुत वफादार कमांडर सईद गुफार अंग्रेज़ों की तोप के गोले से हलाक हो गए। करमानी लिखते हैं कि जैसे ही गुफार की मौत हुई, किले से गद्दार फौजियों ने अंग्रेज़ों की जानिब सफ़ेद रुमाल हिलाने शुरू कर दिए। ये पहले से तय था कि जब ऐसा किया जाएगा तो अंग्रेज़ फौज किले पर हमला बोल देगी। जैसे ही सिग्नल मिला, अंग्रेज़ फौज ने दरिया के किनारे की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया, जो वहाँ से सिर्फ 100 गज के फासले पर था। दरिया भी महज 280 गज चौड़ा था और कहीं टखने तक पानी था तो कहीं कमर तक। मेजर जनरल अलेक्जेंडर अपनी किताब में लिखते हैं, हालांकि अंग्रेज़ों के आगे बढ़ती हुई फौज को किले से बड़ी आसानी से तोपों का हदफ बनाया जा सकता था, फिर भी खंदकों से निकलकर अंग्रेज़ फौजी महज 7 मिनट के अंदर अंदर किले की दीवारों के सुराख से दाखिल होकर बरतानवी झंडा लहराने में कामयाब हो गए। सुराख पर कब्जा हासिल करने के बाद बरतानवी फौज 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। बाई जानब से बढ़ने वाली फौज को टीपू सुल्तान की जानब से सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। टीपू की फौज के साथ 10 बदस्त रहनुमाई करने वाले कर्नल की कलाई पर तलवार से गहरा जख्म लगा। उसके बाद कालिम के दस्ते को आगे बढ़ने से रोकने में टीपू के फौजी कामयाब रहे। टीपू सुल्तान अपनी फौज की हिम्मत बढ़ाने खुद जंग में शामिल हो चुके थे। टनलिप की जगह लेफ्टिनेंट फार्क्यूहार ने ली, लेकिन वो भी जल्द हलाक हो गए। 4 मई की सुबह टीपू ने अपने घोड़े पर सवार होकर किले की दीवारों में होने वाले सुराख का मुआयना किया और उसकी मुरम्मत का हुक्म दिया। उसके बाद वो गुस्ल के लिए चले गए। करमानी लिखते हैं कि सुबह ही उनके नजूमी ने आगाह कर दिया था कि वो दिन उनके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए शाम तक अपनी फौज के साथ ही रहना चाहिए। गुस्ल के बाद टीपू ने
गरीबों में पैसे बांटे। पटना के एक पुजारी को उन्होंने एक हाथी, हल्का एक बोरा और 200 रुपए दिए। दीगर ब्राह्मणों को टीपू ने काली बकरी, काले कपड़े से बनी एक पोशाक और 90 रुपए के अलावा तेल से भरा एक बर्तन भी दिया। इससे कबल उन्होंने लोहे के बर्तन में रखे हुए तेल में अपना साया देखा। उनके नजूमी ने बताया कि ऐसा करने से उन पर आने वाली मुसीबत टल जाएगी। उन्होंने महल में वापस लौटकर रात का खाना खाया। खाना शुरू ही किया था कि उन्हें अपने कमांडर सईद गुफार की हलाकत से मुतल्लिक खबर मिल गई। गुफार किले के मगरबी सिरे की हिफाजत के लिए अपने ताइनात फौज की क़यादत कर रहे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल अलेक्जेंडर बैटसन अपनी किताब में लिखते हैं कि टीपू ये खबर सुनते ही खाना छोड़कर उठ गए। उन्होंने हाथ धोए और घोड़े पर सवार होकर उस जगह की जानिब निकल पड़े जहां दीवार में सुराख हुआ था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही अंग्रेजों ने वहां अपना झंडा लहरा दिया था और किले के दूसरे इलाकों की जानिब बढ़ना शुरू हो चुके थे। इस जंग में टीपू ने ज्यादातर लड़ाई आम फौजियों की तरह पैदल ही लड़ी, लेकिन जब उनके फौजियों की हिम्मत टूटने लगी तो वो घोड़े पर सवार होकर उनकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करने लगे। मार्क विल्क्स लिखते हैं, अगर टीपू तब तक जख्मी हो चुके थे जब टीपू किले के अंदरूनी गेट की जानिब बढ़े तो उनके बाएं सीने से एक गोली निकल गई। उनका घोड़ा भी मारा गया। उनके साथियों ने उन्हें डोली पर बिठाकर जंग के मैदान से बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे क्योंकि तब तक वहां लाशों का ढेर लग चुका था। मेजर अलेक्जेंडर लिखते हैं कि उस वक्त उनके बॉडीगार्ड राजा खान ने उन्हें मशवरा दिया कि वो अंग्रेजों को बता दें, लेकिन टीपू को यह नामंजूर था। उन्होंने अंग्रेजों के हाथ कैद किए जाने के बजाय मौत के रास्ते का इंतखाब किया। टीपू सुल्तान के आखिरी लम्हात के बारे में पैटसन लिखते हैं, तभी कुछ अंग्रेज फौजी किले के अंदरूनी गेट में दाखिल हुए। उनमें से एक ने टीपू की तलवार के बेल्ट छीनने की कोशिश की। तब तक टीपू का काफी खून बह चुका था और खून बह जाने की वजह से वो तकरीबन बेहोश हो चुके थे। तब भी उन्होंने अपनी तलवार से उस फौजी पर हमला किया। फिर उन्होंने उसी तलवार से एक और अंग्रेज फौजी के सर पर वार किया। इसी दरमियान एक और अंग्रेज फौजी ने टीपू पर हमला कर दिया। वो उनसे जवाहरात जुड़ी तलवार छीनना चाहता था। उस वक्त ये नहीं देख सके कि उन पर किसने तलवार चलाई थी। अंग्रेज नहीं जानते थे कि टीपू सुल्तान की मौत हो चुकी है। वो उन्हें ढूंढने महल के अंदर गए। पता चला कि टीपू वहां नहीं है। टीपू का एक सिपा सलार उन्हें उस मकाम पर ले गया जहां टीपू गिरे थे। वहां हर तरफ लाशें ही लाशें और जख्मी फौजी पड़े हुए थे। मशाल की रोशनी में टीपू सुल्तान की डोली नजर आई। उसके नीचे टीपू के बॉडीगार्ड राजा खान जख्मी हालत में पड़े थे। उन्होंने उस तरफ इशारा किया जहां टीपू गिरे थे। बाद में मेजर एलन ने लिखा, जब टीपू की लाश को हमारे सामने लाया गया तो उनकी आंखें खुली हुई थी। उनका जिस्म इतना गर्म था कि एक लम्हे के लिए मुझे और कर्नल वेलिस्ली को ऐसा लगा कि कहीं वो जिंदा तो नहीं। लेकिन जब हमने उनकी नब्ज देखी और दिल पर हाथ रखा तो हमारा शक दूर हो गया। उनके जिस्म पर 3 और एक जख्म माथे पर था। एक गोली उनके दाहिने कान से दाखिल होकर बाएं गाल में धंस गई थी। उन्होंने बेहतरीन सफेद लिनन का जामा पहन रखा था जिसकी कमर के इर्द गिर्द रेशमी कपड़े की गोट लगी हुई थी। उनके सर पर पगड़ी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जंग के दौरान गिर गए हों। एक बाजूबंद के अलावा जिस्म पर कोई जेवरात नहीं थे। वो बाजूबंद असल में एक चांदी का तावीज था जिसके अंदर अरबी और फारसी में कुछ लिखा हुआ था। जनरल बेड ने टीपू की लाश को उनकी डोली में रखने का हुक्म दिया। दरबार को पैगाम भेजा कि टीपू अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी लाश पूरी रात उनके दरबार में रखी गई। अगले दिन शाम को महल से टीपू सुल्तान का जनाजा निकला। उनके पीछे जनाजे को उनके जाती मुलाजमीन ने उठाया हुआ था। उनके साथ अंग्रेजों की 4 कंपनियां भी चल रही थी। बरतानिया की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्कॉटलैंड में रखे दस्तावेजात के मुताबिक जनरल ऑफ द वॉर विद टीपू में लिखा है, उनके जनाजे के ठीक पीछे शहजादा अब्दुल खलीद चल रहे थे। उनके पीछे दरबार के अहम एहलकार थे। जिन सड़कों से जनाजा गुजरा उनके दोनों तरफ भीड़ थी। लोग जमीन पर लेटकर जनाजे को खराजे अकीदत पेश कर रहे थे। लोग जोर जोर से रो रहे थे। उन्हें लाल बाग में उनके वालिद हैदर अली की कब्र के बगल में दफनाया गया। इसके बाद टीपू सुल्तान के जनाजे में शरीक अफराद को 5000 रुपए बांटे गए। बैटसन ने लिखा कि रात होते ही माहौल और ज्यादा गमज़दा हो गया जब बादलों की गरज के साथ जबरदस्त आंधी चली।
इस आंधी में 2 अंग्रेज एहलकार हलाक हो गए और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। टीपू सुल्तान की तलवार के बारे में हम आपको बताते चलें। टीपू सुल्तान के मरने के बाद अंग्रेज फौजियों ने सरनगापट्टम को बुरी तरह लूटा। फिर भी टीपू का तख्त, हाथी पर बैठने की चांदी की सीट, सोने और चांदी से बनी प्लेट्स और जवाहरात से जुड़े ताले और तलवारें, महंगे कालीन, रेशम के बेहतरीन कपड़े, जवाहरात से भरे 20 बक्से आम फौजियों के हाथ नहीं लगे। टीपू की बेहतरीन लाइब्रेरी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जिसमें तारीख, साइंस और अहादीस के बारे में अरबी, फारसी, उर्दू और हिंदी ज़बानों में 2000 से ज़्यादा किताबें थीं। अंग्रेज फौज की जानब से एक हीरे से बना सितारा और टीपू की तलवार वेलेस्ली को पेश की गई। मेजर अलेक्जेंडर एलन ने अपनी किताब में लिखा है कि हैरिस ने टीपू की एक और तलवार बेयर्ड को तोहफे में दे दी और सुल्तान के तख्त में जुड़े शेर के सर को विंडसर कासल के खजाने में भेज दिया। टीपू सुल्तान और मुरारी राव की एक और तलवार लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास यादगार के तौर पर भेज दी गई। तब तक अंग्रेजों का सामना इंडिया में टीपू जैसे बादशाह से नहीं हुआ था। टीपू के बाद अंग्रेजों को जंग में चैलेंज करने वाला कोई नहीं बचा था। एक अंग्रेज सहाफ़ी ने अपनी किताब में लिखा है कि टीपू की शिकस्त के बाद मशरिक की पूरी सल्तनत हमारे कदमों में आ गिरी। तो ये थी टीपू सुल्तान के मुतालिक वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और बेल के आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहे।